जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन मैजिक के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्वतंत्रता के स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, यानी अभी तक जो हम पढ़े वो स्वतंत्रता से पहले पढ़े, किस तरह से स्वतंत्रता मिली, किस तरह से गुलामी थी इत्यादि सारे अलग अलग चैप्टर में हम 1 से 9 तक पढ़े। यह है हमारा चैप्टर 10वां। तो ये क्लास 8th का NCERT हिस्ट्री है। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो आप उसको विजिट कीजिए और कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। चलिए शुरू करते हैं स्वतंत्रता के बाद का चैप्टर। तो पहला इसमें दिया गया है एक नया और खंडित राष्ट्र। ठीक है, तो अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, यानी 15 अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। ठीक है, बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। ठीक है, तो जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 में, तो बहुत जो है अनेक चुनौतियां उनके सामने थी। जब बंटवारा हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो 80 लाख जो है शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आए थे भारत में रहने के लिए। तो जब यहाँ आए हैं रहने के लिए, तो उन्हें रहने के लिए इंतजाम दिया जाएगा और जो है रोजगार भी देना होगा। अगर आप इंतजाम नहीं देंगे तो वो कैसे रहेंगे भारत में, और अगर आप रोजगार नहीं देंगे तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। ठीक है, तो 500 से अधिक जो है लगभग 500 रियासत जो राजा या फिर नवाब के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। तो सभी को यह है एक नए राष्ट्र में निर्माण करने के लिए शामिल करना बहुत ही टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजिमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यह है एक तस्वीर दोस्तों। तो इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन फरवरी 1948। थोड़ा इस चित्र को देखिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया। 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारक और नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठा रखना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। तो यह एक चित्र है। तो इलाहाबाद में महात्मा गांधी जी के अस्थियों का विसर्जन हो रहा फरवरी 1948 में। तो चलिए शुरू करते हैं। 1947 में भारत की आबादी काफ़ी बड़ी थी, तकरीबन 34.5 करोड़। यह लगभग 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था। चलिए फिर से इसको समझते हैं। जब भारत को आज़ादी मिली जब 1947 में, तो इसकी आबादी जो है काफ़ी बड़ी थी, लगभग 34.5 करोड़। ठीक है, यानी 34.5 करोड़। यह आबादी आपस में बटी हुई थी। इनमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऊंची और नीची जाति का जो है भेदभाव और चल ही रहा था। बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। ठीक है, इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे।
उनके पहनावों में भारी फर्क था, उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इतनी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? बहुत सारी समस्याएं थी भारत के सामने। अलग अलग तरह के लोग रहते थे, उसके पहनावे, खान पान, हर तरीके जो है अलग अलग थे। तो सबको एक संगठन के रूप में संगठित कैसे किया जाए, उसी के बारे में मुद्दा है। तो बहुत बड़ी समस्या थी। आगे बढ़ते हैं। एकता की समस्या के साथ ही विकास की भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांव में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों को इनकी जो आमदनी पर भी संकट पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मजदूर भीड़ भरी झुग्गी बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधाओं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, तो अनेक प्रकार की समस्या थी। अगर जो है बारिश अगर नहीं होती थी, अगर फसल बर्बाद हो जाती थी, तो नाई, बढ़ई और बुनकर और अन्य कारीगरों को काफी जो है संकट हो जाती थी। एकता और विकास की प्रक्रियाओं के साथ साथ चलना था। ठीक है, एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर न किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति और नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था। एक बार फिर से इस पॉइंट को समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एकता और विकास की प्रक्रियाओं को साथ साथ चलना था। हमको यूनिटी भी बनाना है और हमें डेवलपमेंट भी चाहिए, यानी एकता भी चाहिए और साथ साथ हमें विकास भी चाहिए। ठीक है, तो अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच में अगर मतभेद को अगर दूर ना किया जाता तो वह हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले लेते। ठीक है, अगर इन मतभेदों को अगर दूर नहीं करेगा तो हिंसा होगा ही। लिहाजा जो है ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह से तनाव की आशंका बनी हुई थी। ऊंची जाति नीची जाति को लेकर अभी भी कुछ हद तक जो है पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है। हिंदू मुसलमानों के भी पॉइंट को भी कुछ जो है मतभेद हो ही जाता है, ना चाहते हुए भी। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं, एक दूसरे को भाई मानते हैं। और ऊंची जाति नीची जाति का बहुत ही आजकल जो है कास्टिज्म को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो हिंसा होता है इस जो है तर्क के आधार पर। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते तो और ज़्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों में फर्क पैदा हो सकता था। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह से भारत को आज़ादी के बाद जो है जब पाकिस्तान से लोग आए तो वहाँ इसके रोजगार के मुद्दे, रहने के मुद्दे, किस प्रकार से जाति भेदभाव को धीरे धीरे जो है समाप्त करने के लिए, उनके रहने के लिए अन्य प्रकार के आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखा गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नया संविधान की रचना। अब हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होगा, भारतीय संविधान। ठीक है, तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो दिसंबर 1946, ठीक है, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। ठीक है, तो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच तकरीबन जो है 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य, ठीक है,
इसके बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई। लंबा विचार विमर्श इसलिए किया क्योंकि हमारा राजनीतिक भविष्य के बारे में चर्चा हो, किस प्रकार से हमारा राजनीतिक भविष्य का निर्माण हो, और संविधान सभा की बैठक जो है दिल्ली में आयोजित की गई थी। परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, संविधान सभा की बैठक तो हो गई, तैयार जो है आयोजित की गई, लेकिन जो है इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों से प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ठीक है, बहुत सारे तर्क वितर्क के आधार पर जो है, बहुत सारी चर्चाओं के आधार पर संविधान सभा का निर्माण करके संविधान का जो है संविधान को तैयार किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिन्हें हम संविधान निर्माता या फिर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो हमारे संविधान की यह खासियत यह थी कि उनमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों में वोट देने का अधिकार था। प्रांतीय हो गया अपने प्रांत, और राष्ट्र हो गया पूरा जो है नेशनल रूप में। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों में ही दिया गया था। वहाँ सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिला। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला लिया गया था कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाए, भले ही वह अमीर हो, गरीब हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इसको हम फिर से समझते हैं कि सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है। तो सार्वभौमिक का अर्थ होता है सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार। तो अन्य देशों में इस प्रकार के जो है सिस्टम नहीं थे। पुरुष महिलाओं में वहाँ भेदभाव था कि महिलाएं वोट नहीं देगी, या फिर इस तरह का कुछ सिस्टम था। तो अलग अलग तर्क था कि पढ़े लिखे अनपढ़ हैं, क्या है नहीं है, उस प्रकार के भी बातों को ध्यान में रखा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक चित्र है दोस्तों, संविधान के उद्देश्यों पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ते हुए जवाहरलाल नेहरू। तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जो संविधान के उद्देश्य पर रोशनी डालने वाले प्रस्ताव को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ तक पढ़े, ये है, आगे है। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो संविधान की विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना गया। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित किया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ना यह जो है सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का तर्क नहीं होगा, और ना ही यह जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। यहाँ सभी लोगों का अधिकार है, सभी मिलकर रहेंगे और जो है सब मिलजुल कर अपने भाईचारा के साथ रहेंगे। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्मों के लोग भी थे।
नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए गए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे। चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियों का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो, इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। यानी कहीं नहीं लिखा गया है कि इंडिया जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा या फिर यह मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। यहाँ चाहे कोई जाति अगर सिर्फ एक विलेज की हो या फिर उसका जो भी धर्म से रिलेटेड हो, सभी को जो है समान अवसर मिलेगा, चाहे वह किसी भी धर्म से संबंध रखते हो। ठीक है, यहाँ तक हम बात कर लिए। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम तीसरा पॉइंट आगे यहाँ है संविधान की तीसरी विशेषता। ठीक है, तो संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो इस समाज में जो निर्धन और सबसे वंचित तबके के लोग थे उन्हें विशेष सुविधाओं का व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान को कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अनटचेबिलिटी, ठीक है, यानी छुआछूत, पहले छुआछूत रखते थे तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिन्हें अब तक अछूत माना जाता था, अब वे भी मंदिरों में जा सकते थे। एक लंबी बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया था कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित किया जाए। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य एच.जे. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था। तो इसमें यह था कि जो है पहले ऊंची जाति और निम्न जाति इस प्रकार के भेदभाव को रखते थे, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। छुआछूत को भी मुख्य रूप से ख़त्म कर दिया गया। जो है कुछ सीटें या फिर कुछ सरकारी नौकरी में आरक्षण के रूप में कुछ जो है फैसिलिटीज जो है या फिर आरक्षित किया गया। तो हर तरह के चीज़ों में दिया गया, छूट है कुछ दिया गया। तो संविधान सभा के सदस्य जो थे एच.जे. खांडेकर, उन्होंने कहा था कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार है। तो उन्होंने क्या कहा था कि हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है, आप लोगों ने हमें अपनी सेवा में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और न ही हम आगे बढ़ पाने में सक्षम हैं। तो यह जो है उनका कोटेशन था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ मतभेद किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान से उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। ठीक है, तो आदिवासी जो है आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से और शिक्षा से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। तो संविधान ने उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावना और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। तो कुछ तर्क वितर्क हुए। ठीक है,
कुछ का मानना था कि केंद्र को अधिक शक्तिशाली कर दिया जाए, इन्हीं का मानना था कि राज्य को जो है अधिक स्वायत्ता या अधिक शक्तिशाली बना दिया जाए। इस प्रकार के कुछ तर्क वितर्क थे, तो अन्य प्रकार के बहस हो रहे थे। यह एक चित्र है डॉक्टर 3 जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी 1891 से 1956 को प्यार से लोग बाबा साहब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार से थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक हम किसे मानते हैं? तो डॉक्टर बी आर भीमराव अम्बेडकर जी को। ठीक है, तो 1891 से 1956 तक जो है इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में दिया गया है। प्यार से इन्हें लोग बाबा साहब कहते थे। तो ये हैं हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशल क्षेम का प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान में विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों इत्यादि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि इत्यादि ऐसे विषयों को रखा गया जिनके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसला ले सकते थे। तो यह जो है कुछ केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी थी, इनको कुछ पॉइंट में बांट दिया गया। ठीक है, संविधान सभा के भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णामाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार इत्यादि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। तो इन्हीं का कहना था कि केवल जो है हिंदी को माना जाए और इंग्लिश को टाटा बाय बाय कर दिया जाए। लेकिन टीटी कृष्णामाचारी जी ने दक्षिण भारत के लोगों की ओर से चेतावनी दी। उनका कहना था कि अगर उनके ऊपर जबरदस्ती हिंदी थोपी गई तो वह इनसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, भारत से अलग हो जाएंगे। तो संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। ठीक है, तो संविधान का जो रचना हुआ उसमें बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया, लेकिन सबसे जो अधिक जो महत्वपूर्ण योगदान था वो था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपनी आखिरी भाषण में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर, गरीब या ऊंची जाति और नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत जो है, इसके आगे जाने से पहले एक बार आपको इसको फिर से समझा देते हैं कि संविधान की रचना हो गई तो उनके बहुत सारे लोगों का योगदान था, जिनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो उन्हीं के नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। तो संविधान सभा के सामने अपनी आखिरी भाषण में उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें राजनीतिक से ही सब कुछ जो है सभी प्रकार के जो है स्वतंत्रता प्राप्त है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीरी या गरीबी या ऊंची नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है।
राजनीतिक में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। एक व्यक्ति एक वोट, ठीक है, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य सिद्धांत, इसका हम पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो है, जब पहले तो भारत आज़ाद के बाद क्या क्या हुआ उस परिवर्तन के बारे में देखें, उसके बाद हमारा संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ इस चीज़ को हम देखें। आगे बढ़ते हैं, राज्यों का गठन कैसे किया जाए। ठीक है, तो 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जैसे ही देश आज़ाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषाई समूह का अपना एक अलग प्रांत होगा। आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बंट चुका था। इसलिए महात्मा गांधी की तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि दो राष्ट्रों को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदू और मुसलमानों के बीच इस भीषण दंगे में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसा में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह से बंटवारे और झेल सकता था। यहाँ जो है अलग प्रकार के सभी तमाम प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते थे। तो उन्होंने जो है कांग्रेस ने आश्वासन तो दे दिया कि जैसे ही आज़ादी हो जाएगा प्रत्येक जो है बड़े भाषाई समूह का एक अलग प्रांत होगा, लेकिन यह जो करना बहुत ही मुश्किल था, नामुमकिन था। तो ऐसा होना संभव नहीं था, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विलय हुआ तो विखंडन हुआ, 10 लाख से अधिक लोग जो है मारे जा चुके थे। भाषाई में स्वतः भाषा से संबंधित। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा चुक रही हैं, जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा, इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर दिया जाना चाहिए। हमने यही कसौटी भाषाई प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले कि हम अलग अलग विखंडन नहीं करेंगे, सबसे पहले जो है एक राष्ट्र बनाया जाए। तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज़ को आगे बढ़ानी चाहिए, जो इस रास्ते में रुकावट डालने के लिए जो भी हो उसको खारिज किया जाए। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे से पीछे हट रहे थे, इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषाई जिले में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में वे वृद्धि गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य की गठन मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन बढ़ने लगा, बहुत सारे लोग श्री रामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल और जुलूस जो है करने लगे, अलग आंध्र के चाहत में। ठीक है, कि हमें अलग आंध्र चाहिए। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पुट्टू श्री रामुलु का देहांत हो गया। जैसा कि एक अखबार में लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। यह एक चित्र है गांधीवादी नेता पुट्टू श्री रामुलु तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। यही थे पुट्टी श्री रामुलु। ठीक है, आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषी समुदाय ने अपने अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया,
जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग ने सुझाव दिया कि असमिया, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषियों के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्यों से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय कर दिया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषाई क्षेत्रों को बांटकर कई राज्य बना दिया गया। कुछ समय बाद 1960 से बंबई प्रांतों को मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में जब पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई, पंजाब में पंजाबी भाषियों, जिनमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों की बहुतायत थी। तो जब आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई तो अलग अलग जो है राज्यों का मांग करने लगा। एक राज्य पुनर्गठन आयोग के गठन किया गया 1956 में। राष्ट्र जो है अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। अलग अलग प्रकार के अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग जो लोग रहते थे, उनमें अलग अलग विभाजन के तौर पर सब कुछ हुआ। आगे बढ़ते हैं, भाषाई राज्यों का गठन। यह चित्र है, चित्र 5 का क। 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांतों में रियासतें। तो इस कलर में जो भी है ये सब जो है रियासत हैं, और बाकी जो येलो वाला है वो है ब्रिटिश भारत का। ठीक है, तो इन पर ब्रिटिश का कब्जा था, बाकी ये रियासतें थी। आगे बढ़ते हैं, चित्र 5 का ख। 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य। ठीक है, तो जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासत खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसलिए 1947-48 से 31 अक्टूबर 1956 की कालावधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासत कहा गया है। ठीक है, यह एक चित्र है 5 का ग। 1975 में भारतीय राज्य। यह एक चित्र है, महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल। स्वतंत्र भारत में पुल और बांध का विकास प्रतीक बन गए थे। अब देखते हैं विकास की योजनाएं बनाना। ठीक है, तो भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिकी आधार निर्मित करना नया भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाना और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थी कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यहाँ राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र की क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग भारत जो है सरकार द्वारा और कौन कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा लगाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इस सब को परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। ठीक है, राज्य का अर्थ है सरकार से संबंधित। ध्यान दें, राज्य शब्द का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों या प्रांतों से नहीं है। ठीक है, 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं इत्यादि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिश अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। यही चित्र है, गांधी सागर बांध पर चल रहा काम। मध्य प्रदेश स्थित चंबल नदी पर बनाए गए 4 बांधों में से यह पहला था। इसका निर्माण 1960 में पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, स्रोत 2 पंचवर्षीय योजनाओं पर नेहरू के विचार। तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम लिखे अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 को एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जन समूहों के विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का महत्व इससे भी ज़्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह
उन्हें अपने अगले उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसे एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारी अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकियों, विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं पर आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से हालांकि ये महत्वपूर्ण है, यह किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह इच्छावास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि डंडे अक्षरों में लिखी योजनाओं को एक ऐसा जीवंत, गतिशील उद्यम बना दें कि लोगों की कल्पनाओं को साकार कर सके। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ एवं नैतिक रूप से सभी प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग तर्क हुए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद, तो इसमें भी कुछ है हमारा एक स्वतंत्र विदेश नीति की चाह। इसको आप थोड़ा टाइम मिले तो पढ़ लीजिएगा। तो 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौर में हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी परीक्षकों का मानना है कि भारत एक देश के रूप में ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों का लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों तथा स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस है और यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषाई विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव से जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारतीय के बहुत सारे भागों में अभी भी वे साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। संविधान में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ाया गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। ये आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियों पर बेहिसाब पैसा उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा के नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले ऐसे बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। हमारा जो संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली ज़िंदगी में कुछ भारतीयों औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय गणतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि यह विफल नहीं हुआ है। यह एक चित्र है, चित्र 11, बंबई स्थित धारावी दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इसके दूर रहने वाले सिरे पर अगर अपने गगनचुंबी इमारत जो है आप इधर से देख सकते हैं। ठीक है, तो यह अन्यत्र है कि श्रीलंका में क्या हुआ। तो अगर आपको टाइम मिले तो इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें दिया गया है। बाकी हमारा जो है चैप्टर मुख्य रूप से समाप्त हुआ है। तो थैंक यू सो मच। एजुकेशन मैजिक में जुड़े रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।
तो हिस्ट्री हमारा लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो अगले जो है सब्जेक्ट के रूप में हम इसको तैयार करेंगे और कंटेंट आपके बीच में लाएंगे। मैथ का भी, मैथ साइंस इंग्लिश जिस प्रकार से होगा उसको हम तैयार करके आपके बीच लाएंगे। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका एक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा जो एजुकेशन मैजिक है यह एक हमारा फैमिली है। तो अब जो भी इस वीडियो को देखते हैं हमारे फैमिली मेम्बर हैं, तो इस हमारे फैमिली को जो है अपने टारगेट के साथ आगे बढ़ाएंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। कुछ आप सहयोग कीजिए, कुछ हम आपका सहयोग करेंगे। इस प्रकार से हम यह मानते हैं कि सहयोग से ही सब कुछ जायज़ है, सब कुछ संभव है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आज का जो चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।